गुड मॉर्निंग 10th क्लास। चलिए करते हैं अपने वॉइस के ही पार्ट को आगे। कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर वॉइस में आप जो हैं एक बार हमें थोड़ा बेसिक बताओ। एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर थोड़ा तेज़ गति से करवाओ। तो आप बात थोड़ा समझें कि कुछ भी सीखने के लिए थोड़ा समय लगता है, और मुझे क्लास में जितने स्टूडेंट हैं या जितने भी जो हम मुझसे सीख रहे हैं उन सबका ख्याल रखना है। चलिए मैं आपको बेसिक से एक बात और समझा देता हूँ जिस पे मैं कल बात कर रहा था कि आपको यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान हो जाए तो फिर आपका एक्टिव पैसिव शायद गलत ना हो। साधारण उदाहरण से, क्योंकि दिक्कत WH वर्ड में आती है, मैं साधारण उदाहरण से कुछ उदाहरण जोड़ता हूँ और साधारण उदाहरण से ही आपकी बात क्लियर करता जाता हूँ। देखना, मैंने एक सिंपल सा उदाहरण लिया है। द बॉय थ्रोज द बॉल आउटसाइड। ये आपकी वर्ब है, साफ पता चल रहा है ये सिंगुलर है, इसलिए ऐसे ये इसका यूज रहा। ये आपका एक्चुअल डूअर। और द बॉल ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन मार्क लगाओ जी। द बॉय थ्रोज व्हाट? द बॉल। अब आप ये देखना चाहें कि आउटसाइड क्या है। देखना, मैंने एक और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। पूरा पढ़ रहा हूँ। द बॉय थ्रोज द बॉल, और यहाँ लगाया मैंने वेयर। कहाँ फेंक दी? आप कह रहे हैं जी आउटसाइड। तो जो आपका वेयर का, व्हेन का, हाउ का उत्तर दे रहा है वो सारे आपके एडवर्बियल होते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में आप उनको एडवर्ब कह सकते हैं। टाइम, प्लेस, मैनर, ये सारी एडवर्ब होती हैं कि कौन कार्य कैसे हुआ, कब हुआ, किस प्रकार हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। यानी आपको वही करना है, पहचान करनी है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है जी, क्या जोड़ देंगे? इज, एम और आर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की भूमिका दे रहे हैं। द बॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इज हम केवल कॉपी कर रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह नया सब्जेक्ट फ्रेम किया। द बॉल इज। अब आपको थ्रो की थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, थ्रोन आउटसाइड बाय द बॉय, कि गेंद को लड़के के द्वारा बाहर फेंक दिया गया। द बॉल इज थ्रोन बाय द बॉय आउटसाइड, इसमें भी कोई ज़्यादा भूचाल आने वाला नहीं है, क्योंकि एडवर्ब को आप आगे पीछे फ्रेम में कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई वेंट टू मार्केट कोमा यस्टरडे, या फिर मैं ये कहूँ यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, सेम बात है। मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता रहना चाहिए ताकि आपकी गलती ना हो। चलिए एक और सिंपल उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सी इज मेकिंग टी एट दिस टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब रहती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये टी आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएं, समझ जाएंगे। सी इज मेकिंग व्हाट? सी इज मेकिंग टी। ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका वर्ब, यानी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। वही कहानी है, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह फ्रेम करो। टी हम सब जानते हैं कि पेय पदार्थ है, यानी वो सारी चीज़ें जो तरल में आती हैं जिनसे पहले आप 1 2 3 4 नहीं लगा सकते, वो अनकाउंटेबल होती हैं, और सारी अनकाउंटेबल सिंगुलर होती हैं। इसलिए टी इज। इसकी थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म होती है जी मेड, और हम सब जानते हैं कि ये आपका 4 नंबर का फॉर्म है। जो चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी है, तो क्या जोड़ देंगे आप? बीइंग। तो टी इज बीइंग मेड एट दिस टाइम, एट दिस टाइम बाई हर, या बाई हर एट दिस टाइम, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। यानी साधारण शब्दों में जिस बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप जो है
वो ऑब्जेक्ट पकड़े, किसी भी सूरत में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो गलत ना हो जाए, क्योंकि यदि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में कुछ परिवर्तन हुआ तो फिर आपसे गलती हो सकती है। एक और उदाहरण देता हूं, सी कुड हेल्प हिम, ये सब्जेक्ट, ये आपकी मॉडल, एच भी कह सकते हैं, ये मेन वर्ब, और ये ही का ऑब्जेक्टिव केस होता ही है। तो ऑब्जेक्टिव का आप सब्जेक्टिव फ्रेम कर रहे हैं, ही कॉपी कर रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट फ्रेम किया, मॉडल की जगह मॉडल, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हम सब जानते हैं कि यदि मॉडल दिया गया है तो क्या जोड़ देंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही कुड बी हेल्प्ड बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। तो इसमें भी कोई ज़्यादा कानून वाली, कोई नियम वाली बात नहीं है। दूसरी बात, ऐसे हम देखते हैं कि इसका ये रूल है, इसका वो रूल है। देखो जी, आप रूल पे ना जाएं, आप तो मेन बात है उसको समझ लें। आप मेन बात यदि समझ गए आप कर लेंगे, आप रूल के पीछे दौड़ते रहेंगे आप नहीं कर पाएंगे, आपसे गलती हो जाएगी। अब मैं ऐसे ही सरल उदाहरण से आपके WH वाक्य में इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी जाता हूँ, उसके भी कुछ सरल उदाहरण आपको देता हूँ। जैसा कि कहा गया कि थोड़े सरल उदाहरण से आप आगे बढ़ें, चलिए मैं और सरल उदाहरण आपसे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, बिल्कुल सरल उदाहरण ले रहा हूँ, मैंने लिखा डू द बॉयज प्ले हॉकी। बेसिक्स आपके क्लियर है, आपका गलत नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिक्स आप ऐसे ही करें, HV, द बॉयज आपका सब्जेक्ट, प्ले आपकी वर्ब, और हॉकी आपका ऑब्जेक्ट। आप कॉपी कर रहे हैं, HV की जगह HV क्या जोड़ेंगे, इज, एम और आर। जल्दबाजी ना करें, HV की जगह HV। अब आपको नया कर्ता चाहिए, नया कर्ता आपका हॉकी है, जो कि एक खेल है, खेल का नाम है, भाषा का नाम, खेल का नाम, ये सब सिंगुलर होते हैं। वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ पॉइंट बता रखे हैं आपको, वो ध्यान में रखने चाहिए। एक आध पॉइंट और बचे वो बता दूंगा। तो इज हॉकी, आप देखो ध्यान से, क्या दिए गए वाक्य को प्रश्नवाचक ही रहना है, बिल्कुल रहना है, क्योंकि इसमें वाक्य बदलता ही नहीं है। तो इज हॉकी, देखो HV की जगह HV, सब्जेक्ट की जगह नया सब्जेक्ट बना दिया। अब वर्ब आ गई, वर्ब प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड बाई द बॉयज, और क्वेश्चन मार्क। बहुत सरल है जी, कुछ भी नहीं करना, आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पकड़े करके रखें, आपका वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं WH वर्ड में आता हूँ, और WH वर्ड में आपको दिखाता हूँ कि कहाँ सब्जेक्ट होता है और कहाँ सब्जेक्ट नहीं होता। देखना, व्हेन विल यू, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, क्या मेरी किताब कब लौटाएंगे। ये WH वर्ड, ये मॉडल, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, और माई बुक इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। आप कॉपी कर रहे हैं तो वैन का आप क्या लिखेंगे, वैन लिखेंगे। ठीक है जी, मैं फिर बोल रहा हूँ कि विल और सेल, हैज और है ये एक ही खाते में रहते हैं, तो आप जल्दबाजी न करें, दोनों ही लिख लें। WH वर्ड की जगह WH वर्ड, मॉडल की जगह मॉडल। अब नया सब्जेक्ट आपको फ्रेम करना है, और ये हो गया जी आपका माई बुक। आई और वी होता तो सेल रखता, अब माई बुक है तो थर्ड पर्सन है, आप विल का यूज करेंगे। तो WH वर्ड की जगह WH वर्ड, मॉडल की जगह मॉडल, नए सब्जेक्ट की जगह नया सब्जेक्ट आ गया। अब रिटर्न है आपकी वर्ब है, और इसका मुझे चाहिए तीसरा रूप, और आपका क्या हो गया, रिटर्न हो गया। आप ध्यान से देखो, क्या इस वाक्य में मॉडल नहीं है तो क्या जोड़ना आपको, बी। तो व्हेन विल माई बुक बी रिटर्न बाई यू, और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह रहा। यानी यहाँ भी मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसी में एक और सेंटेंस देखिए जी, मैं आपको सरल से मुश्किल की तरफ, बिल्कुल सरल से और एकदम चरम सीमा तक ले जा रहा हूँ। मैंने लिखा व्हाट इज ही राइटिंग। ध्यान से देखना आप, क्या ये आपकी मेन वर्ब नहीं है, है जी।
क्या ये आपका सब्जेक्ट नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये आपकी HV नहीं है? बिल्कुल है। और ये आपका WH वर्ड है। मैं ये कह रहा हूँ व्हाट इज ही राइटिंग, वह क्या लिख रहा है। वह क्या लिख रहा है, यानी उसका जो कार्य है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है, वो इस सेंटेंस में नहीं है। ये मेन वर्ब के इधर इस साइड में है नहीं ऑब्जेक्ट, तो इसमें किसकी अनुपस्थिति है? ऑब्जेक्ट की है। किसकी अनुपस्थिति है? ऑब्जेक्ट की है। तो मैंने WH वर्ड व्हाट की जगह व्हाट लिखा। ठीक है जी, आप आराम से, मैं कह रहा हूँ सेम वही कार्य आपको करना है। WH वर्ड की जगह WH वर्ड लिख दिया। अब आपकी सहायक क्रिया, मैंने ये कहा कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको सिंगुलर मान लें। सिंगुलर मानते आप इज का यूज यहाँ कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद यहाँ दे रखा है इसने सब्जेक्ट, तो मुझे भी यहाँ सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट किसको बनाऊँ? ऑब्जेक्ट को। इसमें नहीं है तो उसकी जगह छोड़ दूंगा। तो इसके बाद क्या है? इसके बाद है जी मेन वर्ब। मेन वर्ब का तीसरा रूप मुझे लिखना ही है पैसिव में, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न। लेकिन इस टेंस को पकड़ते ही क्या समझ आता है कि क्रिया का कौन सा रूप है? 4 नंबर। और उसका एक्टिव से पैसिव बनाते समय किसको जोड़ते हैं? बीइंग। तो क्या हुआ? व्हाट इज बीइंग रिटर्न बाई, और ही का क्या हो गया? हिम, और प्रश्नवाचक चिन्ह। बताओ कोई दिक्कत है तो? चलिए एक और उदाहरण देता हूँ, और इसी तरह अंदर की गहराई तक उतार रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे। अब देखना, मैंने लिखा होम डू यू लाइक मोस्ट। देखना गलती कहाँ हो रही है विद्यार्थी से। ये WH वर्ड है, होम का क्या हो जाता है? हु हो जाता है। ये HV है, सहायक क्रिया है, तो क्या जोड़ दूंगा? इज MR जोड़ूंगा। उसके बाद यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। और इसके बाद ये है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के इस साइड में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और विद्यार्थी इस मोस्ट को ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं, जो कि नहीं है। आप ध्यान से देखो, क्या मोस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है? उत्तर ले लें आप। यहाँ मैंने प्रश्न लगा दिया। ये कह रहा है whom डू यू लाइक, आप किसको पसंद करते हैं? एक वाक्य ये बनाया मैंने। दूसरा वाक्य ये पढ़ता हूँ, whom डू यू लाइक मोस्ट, आप ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? तो आप ध्यान से देखो, आपका ये जो पसंद करना है, ये वर्ब जो है उसका ज़्यादा कम, तो आप किसी वर्ब को कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप सब जानते हैं कि वर्ब को कम ज़्यादा करने की पावर हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। किसके पास होती है जी? आपके एडवर्ब के पास होती है। हम तो ये भी जानते हैं कि जैसे मैंने ये लिखा ब्यूटीफुल, क्या लिखा? ब्यूटीफुल, और मैं इससे पहले लगा देता हूँ मोस्ट। ये क्या है जी? आपका एडजेक्टिव है, और मोस्ट यानी ज़्यादा। तो क्या आपको याद नहीं है इस बात का कि जो एडजेक्टिव होते हैं क्या उनके फॉर्म होते हैं? एडजेक्टिव के क्या फॉर्म होते? नहीं होते। आप 8वीं क्लास में पढ़े होंगे एडजेक्टिव के क्या होते हैं, फिर डिग्री होती है, और ये डिग्री होती है, आप देखे भी होंगे, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, जिसको पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम कहते हैं। और एडवर्ब की भी डिग्री होती है। देखना, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ दे ही नहीं रखा। देखो, जैसे मैं इसका उत्तर निकाल के दिखाता हूँ आपको। और होम जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है ये। देखिए जी, यहाँ एक बार और देखना आप, ये 3 वर्ड होते हैं। हु यदि कहीं दिया गया है, इसका मतलब उसमें सब्जेक्ट नहीं है। हुज उसका पजेसिव केस होता है, और होम उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। किस प्रकार? ठीक इस प्रकार जैसे आप ही, हिज और हिम लिखते हैं, वैसे ही हु, हुज और हुम होता है। तो यदि होम लिखा है तो इसका मतलब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बात क्लियर है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस लिए हुए है। ये इसका उत्तर ही ऑब्जेक्ट है। जैसे डू यू लाइक, जैसे होम डू यू लाइक मोस्ट, आप किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? और मैंने जो भी उत्तर दिया, जैसे मैंने उत्तर दिया आई लाइक मोस्ट, और आगे मैंने लिख दिया कॉफ़ी, कुछ भी लिखा, राम, मोहन, श्याम, हनुमान, जो भी, तो उसका उत्तर है। तो फिर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या बनेगा? हु इज लाइक्ड, हु इज लाइक्ड,
वो नहीं है, उसको सिंगुलर माना, इसलिए देखना WH वर्ड की जगह WH वर्ड, साइक्रिया की जगह साइक्रिया, सब्जेक्ट की जगह नया सब्जेक्ट आता, यदि ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए उसकी जगह छोड़ी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। तो होम WH वर्ड की जगह WH वर्ड, साइक्रिया की जगह साइक्रिया, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब। हु इज़ लाइक्ड। अब आप देखना, जैसे मैंने ये लिख दिया बाय यू और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तो क्या इस मोस्ट को छोड़ दूं मैं? हमने तो एक्टिव पैसिव ऐसा नहीं सुना कि किसी वर्ड को छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते। तो आपकी जो ये वर्ब है, जैसे यहाँ जो वर्ब है और इसके साथ जो जुड़ा है आपका मोस्ट, वो भी आपका यहीं रहना है। तो ये हो गया हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इतना ही करना है बस कि आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पहचान करना है। एक और उदाहरण लेता हूँ ताकि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की समस्या हल हो जाए। जैसे होम इज सी हेल्पिंग, इसके दो अर्थ लेता हूँ। वह किसकी मदद कर रही है या उसकी कौन मदद कर रहा है। तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि वह किसकी मदद कर रही है, ये करेक्ट है क्योंकि किससे बना, होम से। और होम कैसा केस होता है, ऑब्जेक्टिव, यानी इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसका उत्तर फिर यदि देना चाहूँ तो क्या बनूंगा, सी इज हेल्पिंग, आगे मैंने लिख दिया राम, और राम की मदद कर रही है यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो होम का मैंने क्या कर दिया, हु, सहायक क्रिया की जगह सहायक क्रिया। ऑब्जेक्ट होता तो इज एम आर तीनों लिखता और देखता कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, अभी नहीं है तो सिंगुलर मान ही लिया। हु इज, साइक्रिया की जगह साइक्रिया। अब इसमें ऑब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट की जगह लिखता लेकिन है नहीं। फिर है वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया हेल्प्ड बाय हर और प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि इसमें 4 नंबर की क्रिया है और 4 नंबर की क्रिया में हम क्या ऐड करते हैं, बीइंग। तो ये मैंने जोड़ दिया बीइंग। तो हु इज बीइंग हेल्प्ड बाय हर। बताओ जी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और उदाहरण लेता हूँ जिसमें सब्जेक्ट की अनुपस्थित रहेगी, आप देखते ही वाक्य समझ जाएंगे। हु ब्रोक दिस, हु ब्रोक दिस कप, क्वेश्चन मार्क। क्या इसमें सब्जेक्ट है? नहीं है, क्योंकि क्या दे रखा है, हु, जिसका केस क्या होता है, सब्जेक्टिव। इसका उत्तर मैं दूंगा तो यही दूंगा, राम ब्रोक दिस कप, और राम इसका सब्जेक्ट है। ब्रोक आपकी क्या है, वर्ब। ये आपका क्या हुआ, WH वर्ड, और दिस कप आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से समझना, हु का हम क्या करते हैं, बाई हूँ करते कि नहीं करते, करते हैं। हम करेंगे केवल कॉपी। उसके बाद इसमें दे रखा है V2, और जब क्रिया का दूसरा रूप होता है तो हम क्या जोड़ते हैं, वोज और वर। तो मैंने दोनों जोड़ दिए यहाँ, वोज और वर। मैं कह रहा हूँ आपको वाक्य की कॉपी करनी वरना आपका गलत होगा, और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना, आपको शॉर्टकट नहीं लगाना। शुरुआत में है आप, शुरुआती दौर में आप शॉर्टकट नहीं कर पाएंगे। हूँ का क्या हुआ, बाई हूँ, और दोनों HV लगाई। यहाँ तो HV नहीं है क्योंकि V2 दिया गया है, लेकिन V2 को जब बदल रहे हैं आप वोज वर ऐड करते हैं तो दोनों लगाई मैंने। अब देखना, अब वोज आएगा या वर, इसका फैसला कौन करे, अपना नया सब्जेक्ट जिसको हम व्याकरण के रूप में सब्जेक्ट बना रहे हैं। दिस कप आपका सिंगुलर है, तो बाई होम, वोज, दिस कप। ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन और क्वेश्चन मार्क। शायद आप समझ गए होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ यदि आप सीधा करेंगे तो आप फिर वाक्य बनाएंगे बाई होम, वोज, ब्रोकन, दिस कप, और आपका गलत हो जाएगा। तो ये आप समझें कि हमें सिर्फ इस वाक्य की क्या करनी है, कॉपी करनी है। उम्मीद है कोई गलती अब आप नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से आप ये कर लेंगे। फिर भी यदि किसी को डाउट है तो एक और उदाहरण लिख देता हूँ। लास्ट का वाक्य लिखा, हु कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव चाहे तो एक क्लास में भी किए जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि विद्यार्थी नहीं सीख पाया तो मतलब क्या है। और आप
यूट्यूब पे और भी कई जगह काफ़ी वीडियोस दे रखे हैं और टीचर्स भी कर रहे हैं, आप देखना। वो कभी चर्चा नहीं करते हमारे सामने कि हु दिया है तो उसमें सब्जेक्ट की कमी है, और होम दिया है तो ऑब्जेक्ट की कमी है, और उनका केस क्या है, किस प्रकार है, उस कोई चर्चा नहीं है। आपको चार्ट देंगे, ऊपर लिखेंगे गोल्डन रूल नंबर ये कोई उसका कोई महत्व नहीं है जी। ठीक है जी। हु का हम क्या कर रहे हैं, बाई हूँ। मॉडल की जो मैंने कहा नकल करनी है, कैन का क्या रहेगा, कैन। और अब देखो सोलो आपकी इसमें क्या है, मेन वर्ब है, और दिस क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट है, तो दिस क्वेश्चन का मैंने दिस क्वेश्चन लिखा। और अब हम सब जानते हैं कि जब भी मॉडल से कोई वाक्य बनता है तो उसके साथ क्या जोड़ते हैं, बी, और सोल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, सोल्व्ड और क्वेश्चन मार्क। बताओ जी कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़े से वो वर्ड यानी थोड़ा स्टैंडर्ड के उदाहरण हम करते हैं, कुछ बड़े लेवल के उदाहरण यानी आपको आने चाहिए, इस प्रकार के भी उदाहरण आ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा विच बुक डिड सी बाई, विच बुक डिड सी बाई। क्या नहीं है इसमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या नहीं है, आप सोचो आराम से। अब मैं आपको देखो बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना आप। क्या ये WH वर्ड केवल विच ही यहाँ लिखा जाएगा, इतना ही लिखा जाएगा कि WH वर्ड का WH वर्ड लिख दूँ, नहीं लिखा जाएगा, फिर गलती हो जाएगी आपसे। फिर आप क्या लिखेंगे, विच बुक पूरा लिखेंगे। विच कौन सी, कौन सी खरीदी, ना ना ना, कौन सी किताब खरीदी, तो विच बुक आपका पूरा उठा के लाना पड़ेगा आपको, तो विच बुक। अब देखो इसमें डिड है, और हमने ये सीखा है कि यदि डिड हो या फिर V2 हो तो उसके साथ क्या ऐड करते हैं, वोज और वर। क्या करते हैं, वोज और वर। तो ये जो आपका विच बुक है वो सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, तो क्या लिखा गया, वोज, विच बुक वोज। अब देखिए ये तो आपका करता है, क्योंकि ये आपकी क्या है, वर्ब, और कैसी वर्ब है, मेन वर्ब। तो ये जो करता है ये तो आपका बाद में जाना ही है, बाई हर, इसमें से कोई दोहराई नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ये आपका एक्चुअल डूअर है। ये विच बुक इसलिए समझा रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ ना, आप देखना, तुलना करना अपने एक्टिव पैसिव में, साधारण जो एक्टिव पैसिव करवाए जा रहे हैं उनमें। WH वर्ड का WH वर्ड तो लिख देंगे हम, या 4-5 नियम बता दिए, स्ट्रक्चर ये आ जाए तो ये लिखो और ये लिखो, और वो वास्तविकता में काम नहीं करेगा। सेम वही कहानी है कि मैं आपको 50 लाइन इंग्लिश याद करा दूँ कि वेजिटेबल आप मार्केट जाओगे तो ये बोल देना, फिर ये बोल देना, फिर ये बोल देना, फिर ये बोल देना, फिर ये बोल देना। जैसे आप गए, उसने आपके अनुसार पूछा ही नहीं, अपनी कर्म से कैसे भी बात कर ली उसने, तो आप समझ के गए हैं, मानी व्यवहारिकता है तो आपका ज़्यादा सही रहेगा। अब आप देखना मैंने किया है विच बुक, तो ये विच बुक पूरा उठेगा, ये याद रखना, बात समझना पहले, ठीक है जी। तो विच बुक सहायक क्रिया की जगह सहायक क्रिया, ये तो लास्ट में जाना ही है आपका। तो फिर क्या बच गई आपके पास, बाई बच गई, और बाई की थर्ड फॉर्म होती है बोट। तो सेंटेंस बनेगा विच बुक वॉज बोट बाई हर। आई होप आप समझ गए होंगे, और ये चीज़ बहुत काम आएगी आपके आगे वाला जो टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, उसमें भी आपको यही देखना पड़ेगा कि पूरा सेंटेंस उठेगा क्या, WH वर्ड उठेगा, ये याद रखना पड़ेगा। चलिए जी एक और उदाहरण से आपको समझाता हूँ, अच्छे ढंग से समझ आएगी। विच बॉय इंसल्टेड हर, ध्यान से देखना आप, विच बॉय इंसल्टेड हर, किस लड़के ने उनका अपमान किया। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, आप बात को समझें, एक्टिव पैसिव कुछ नहीं है, बहुत सरल है। यदि हमें 7वीं 8वीं का करना हो तो हमें करना है जी 10वीं 11वीं 12वीं का, और इतना करना है कि कल को आप जब आप जाएंगे 12वीं में जहाँ व्याकरण नहीं है, फिर आप एक्टिव पैसिव नहीं सीख पाएंगे, और आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर वही कोचिंग और वो सारा चीज़, तो क्यों ना वो आज ही सीख लें जी। देखना क्या इंसल्टेड आपकी मेन वर्ब नहीं है,
आप देखो सेंटेंस देखते टूट पड़ते हो, लो जी इसका एक्टिव पैसिव बनाना है। अरे पहले आप उसको देख लो जी, क्या है वो, हर इसमें क्या है, सब्जेक्ट है क्या? नहीं है जी। और मैंने यहाँ फटाक से कह दिया कि सी तो ये सब्जेक्ट है। क्यों कह दिया? क्योंकि मुझे पता है कि सी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। और यहाँ हर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस होता है। और ये जो दिया है विच बॉय, कि कौन से लड़के ने, विच बॉय कौन से लड़के ने इंसल्टेड अपमान किया हर, यानी उनका, यानी अपमान करता कौन है? लड़का है। तो क्या बनाएंगे? क्या विच अकेला उठेगा? क्या विच लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? विच बॉय। शाबाश, आप इस बात को समझे, यानी इस बार विच अकेला नहीं लिखे निकलेगा, विच बॉय कौन से लड़के ने, ठीक इतना उठाया। अब यहाँ V2 है, यानी V2 है तो आप वही बात क्या जोड़ेंगे, वोज और वर। विच बॉय सिंगुलर है, आप किसको यूज कर रहे हैं, वोज। विच बॉय वोज। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ आपको सब्जेक्ट चाहिए, और हर का सब्जेक्ट आप क्या बनाएंगे, सी, और उसके बाद आपकी क्या जाएगी, वर्ब जाएगी, इंसल्टेड। और अब लगाइए क्वेश्चन मार्क। अब देखना, ध्यान से देखना, विच बॉय इंसल्टेड हर, मैं हिंदी अर्थ लिख रहा हूं, कौन से लड़के ने उनका अपमान किया। बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। कौन से लड़के ने उनका अपमान किया? आप आज तक कभी नहीं सीखे, मैं गारंटी लेता हूं। अब हमने किया, विच बॉय वॉज सी इंसल्टेड। अब इतनी बात तो ये बैठ रही है सही, वॉज और सी इंसल्टेड। लेकिन अब यदि केवल इस विच बॉय को छोड़ दूं, इतना ही छोड़ दूं, तो फिर हमको एक्टिव से पैसिव का अर्थ नहीं निकलेगा। देखना, एक्टिव से पैसिव का अर्थ क्यों नहीं निकलेगा, ध्यान से देखना। विच बुक डिड सी बाय, हिंदी अर्थ कर रहा हूं, उन्होंने कौन सी किताब खरीदी। देखना, उन्होंने कौन सी किताबें खरीदी। अब मैंने बनाया कि कौन सी किताब उनके द्वारा खरीदी गई, क्योंकि कर्ता यहाँ सी है, उनके द्वारा कौन सी किताब खरीदी गई। अब यहाँ कर्ता हर तो है नहीं, तो फिर आप क्या बना रहे हैं कि विच बॉय वॉज सी इंसल्टेड है। इसका मतलब देखिए जी, मैं बिंदु पे प्रहार करता हूँ, अब आपको सिखाऊंगा। देखिए क्या सिखाया था, हु का क्या होगा बाई हुम, और हुम का क्या होगा हु, और स्टार लगा के एक बात सिखाई थी कि विच का विच ही रहता है, लेकिन एक मौके पर विच का क्या हो जाता है, बाई विच हो जाता है, और वही अवसर आ गया है। अब यहाँ क्या लगेगा, बाई विच बॉय, कौन से लड़के के द्वारा वॉज सी इंसल्टेड, उनका अपमान किया गया। बात समझ गया? क्योंकि हम जो सीख रहे हैं, याद रखना नोट, हम जो सीख रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है जी? ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है कि आपको वाक्य की स्ट्रक्चर यानी रूपरेखा बदलनी होती है, लेकिन आप क्या नहीं बदल सकते, उसका मीनिंग नहीं बदल सकते, अर्थ नहीं बदल सकते। एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट हैं। डिग्री भी ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। मीनिंग नहीं बदल सकते, याद रहे क्या नहीं बदल सकते, मीनिंग। क्या मैंने जैसे लिखा आई किल्ड ए स्नेक, और जब मैं इसको बना रहा हूँ, ए स्नेक वॉज किल्ड बाय मी, क्या मैंने इसका मीनिंग बदला? नहीं बदला। याद रहे यही बात है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग नहीं बदल सकते। जैसे मैंने ये कहा कि ही इज
वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। और मुझसे कोई ये कहे कि आप इसको नेगेटिव बनाओ लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, तो मैं ऐसा लिखूँगा, ही इज़ नॉट डल। वह मूर्ख नहीं है, मतलब वो इंटेलिजेंट है। बात समझ आई? तो आपका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, इसलिए आप विच का क्या कर रहे हैं, बाई विच कर रहे हैं। चलिए जी, थोड़ा और जटिल एक और उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण है आपका व्हाट वॉज सी डूइंग, व्हाट वॉज सी डूइंग एट डेट टाइम। देखिए कई चीज़ें संयुक्त रूप से आप सीख रहे हैं। एट डेट टाइम पास्ट कंटिन्यूस की एडवर्ब होती है और पास्ट कंटिन्यूस इसमें यूज कर रखा है। ठीक है जी, आप WH वर्ड का WH वर्ड कर रहे हैं, कर दिए। सहायक क्रिया की जगह आप सहायक क्रिया लगा रहे हैं, ये आपकी सहायक क्रिया। अब आप देखना, ध्यान से देखना, क्या ये आपकी MV नहीं है? बिल्कुल है। तो ये तो गारंटी है, दिख ही रहा है। सी आपका क्या है? सब्जेक्टिव केस है। एट दैट टाइम आपकी क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। वॉज आपकी क्या है? HV। तो फिर इस वाक्य में क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। और यदि मैं जिस तरीके से मैं अभी बता रहा हूँ, यदि मैं वैसा नहीं बताता, आई गारंटी, मैं गारंटी लेता हूँ, कोई विद्यार्थी इस तरह सोचता ही नहीं, सीधा वाक्य पकड़ा और लग गया जी, लो जी इसका एक्टिव से पैसिव बना दिया। आपको करना क्या है? आपको पहले बात समझनी है। यदि व्यक्ति को पता हो ना कि मुझे जी हैदराबाद जाना है, तो पैदल भी चला जाएगा। और आप ये अब देख रहे हैं कि पता नहीं कितनी कितनी दूर से लोग पैदल आ रहे हैं। और यदि आपको पता नहीं है ना कि आपको जाना कहाँ है, तो आपको हेलीकॉप्टर भी दे दूंगा ना, चॉपर भी दे दूंगा ना, तो आप 2-3 घंटे बाद पता चलेगा कि आप गुजर गए। कि हेलीकॉप्टर घुमाते रहेंगे, पेट्रोल खत्म, आप मंजिल है ही नहीं, आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, नहीं जा पाएंगे। ठीक है जी, इसका मतलब WH वर्ड की जगह मैंने क्या लिखा? WH वर्ड। और HV की जगह मैंने क्या लिखी? HV। अब यहाँ वोज या वर आए, इसका फैसला तो करे आपका ऑब्जेक्ट, जिसको आप क्या बनाएं? सब्जेक्ट। वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब उसको क्या मान लेंगे? सिंगुलर मान लेंगे। ठीक है जी, WH वर्ड की जगह WH वर्ड, सहायक क्रिया की जगह सहायक क्रिया, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखता, लेकिन है नहीं। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपकी मेन वर्ब है डूइंग। तो डूइंग का क्या करना है मुझे? डन। लेकिन इस वाक्य में ING लगा हुआ है, 4 नंबर की वर्ब है, और 4 नंबर की वर्ब में हम क्या जोड़ते हैं? बीइंग। तो क्या जोड़ूंगा? बीइंग। व्हाट वॉज बीइंग डन बाई हर एट दैट टाइम। एडवर्ब को आगे पीछे ले जा सकते हैं, कोई भूचाल आने वाला नहीं है। यानी व्हाट वॉज डूइंग बीइंग डन एट दैट टाइम बाई हर भी सेम रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऊपर प्रश्नवाचक है तो नीचे प्रश्नवाचक रहेगा, क्योंकि इसमें आप वाक्य को क्या नहीं बदल सकते, प्रश्नवाचक से साधारण नहीं बना सकते। जैसा वाक्य है वैसे ही वाक्य क्या आप क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। बताइए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा वाई वॉज द बेल चलिए सरल उदाहरण लेते हैं, और सरल उदाहरण लिया, हु गेव हर दिस बुक। हु गेव हर दिस बुक। हु का आप क्या बना दिए? बाई हूँ। गेव V2 है तो क्या जोड़ देंगे? वॉज और वर। तो आपने जोड़ा वॉज। वजह यह है कि ये आपका ऑब्जेक्ट, और इसको आप क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। और उसके बाद गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन दिस बुक और क्वेश्चन मार्क। आपको कोई डाउट है तो वो ये हो सकता है कि सर इसमें दिस बुक क्या है? ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको सिखाया कि जो निर्जीव होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो सजीव होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी
आप जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं तो ये शब्द याद रखेंगे, dt यानी टू नामक प्रीपोजिशन को आप जोड़ देंगे। चलिए डायरेक्ट से बनाते हैं। बाई होम वॉज दिस बुक गिवन टू हर क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण है व्हाट इज ही लुकिंग फॉर। ध्यान से देखना आप, और मुझे ये बताओ क्या इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है या सब्जेक्ट नहीं है। एक सेकंड सोच लें आप। ये देखिए जी, ही इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और लुकिंग फॉर आप इसमें वर्ब है तलाशना, और ये आपकी HV, और ये आपका WH वर्ड। तो WH वर्ड की जगह क्या लिख दिया? WH वर्ड। सहायक क्रिया की जगह क्या लिख दिया? सहायक क्रिया। और अब यहाँ आना चाहिए था नया सब्जेक्ट, क्योंकि कॉपी कर रहे हैं, वो है नहीं, इसलिए इज का इज ही रहेगा। वो नहीं है तो इसका मतलब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और लुक की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे आप? लुक्ड फॉर। क्योंकि इसमें ING है, इसका मतलब क्या जुड़ेगा? बीइंग। तो व्हाट इज बीइंग लुक्ड फॉर बाय हिम। बताइएगा कि क्या आपने इस प्रकार कभी एक्टिव पैसिव का नज़रिया लिया है, देखे हैं, आप समझे हैं। इससे आगे हम कल करेंगे।